हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लैब असिस्टेंट की भमाभम सीरीज लेकर। पिछले 10-11 दिनों में आपने जो प्यार बरसाया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। साइंस के स्टूडेंट को पता है कि अगर आप लैब असिस्टेंट बन गए तो केमिस्ट्री लैब में भिन्न भिन्न केमिकल से अलग अलग प्रकार के डिस्टिल वाटर में, आसुत जल में विलियन बनाओगे। इसलिए मैं पहला चैप्टर ही लेकर आया हूं विलियन। लैब असिस्टेंट में इसके केमिस्ट्री साइड से 2 या कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले ये पता करेंगे कि विलियन क्या होता है। अगली स्लाइड में बताऊं कि विलियन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है। थोड़े थोड़े बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करूंगा, लेकिन मुझे पता है लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले देते हैं, इसलिए मोस्टली हिंदी के वर्ड यूज़ करूंगा। पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं, विलियन, कोलाइड और निलंबन, इनमें क्या अंतर है। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन, इसको कोलाइड ही और इसको सस्पेंशन बोलते हैं। जिन लोगों ने 12th पढ़ी है, बट ऑब्वियस 12th तो पढ़ी होगी तभी तो लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो 12th का फर्स्ट चैप्टर पिछले 2 साल से विलियन है, और पहले जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो ये सेकंड चैप्टर था। सपोज मैंने यहां पर एक टेस्ट ट्यूब अर्थात परख नली ली, और परख नली के अंदर यहां पर मैंने ले लिया आपका डिस्टिल वाटर, या कह सकते हैं आसुत जल लिया। ये डिस्टिल वाटर में आपने कुछ अमाउंट में ऐड कर दिया NaCl, जो घर पे अवेलेबल है, जिसको आप रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। वो कंपनी का नाम है टाटा सॉल्ट। अगर आप NaCl को वाटर 1 लीटर लेकर सपोज ऐड कर दें 4 ग्राम, तो ये आपका वाटर है, उसके अंदर NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा। कहूं कि सब जगह पर NaCl की सांद्रता समान होगी, मतलब ये 2 घटकों का मिश्रण बना है और ये मिश्रण पूरा समांगी होगा। मतलब मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं तो हर जगह पर इसके सांद्रता अर्थात संगठन या इसके भौतिक व रासायनिक गुण समान होंगे। अर्थात ये बना, जिसमें आपको नमक नहीं दिख रहा है, ये आपका समांगी मिश्रण है, और अपन समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। अब दिमाग में डाउट आया कि ये विलियन है, वो तो आपका मिश्रण है जो समांगी मिश्रण है, तो फिर ये सस्पेंशन अर्थात निलंबन क्या है, देखते हैं इसको भी। सपोज आपने वही जल लिया, वाटर लिया, और इसके अंदर आपने रेत मीन्स सैंड मिला दी। आप देखेंगे ये सैंड यहां बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब पेंदे में जमा होगी।
आंखों से दिखाई देगी पर घुलेगी नहीं। इसका मतलब यहां पर सैंड के पार्टिकल बहुत मिनिमम होंगे और यहां पर रेत के कण बहुत ज्यादा होंगे। तो ये मिश्रण बना है वो समांगी नहीं विषमांगी है, मतलब होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस है। इसका मतलब यहां पर और यहां पर संगठन भी भिन्न है, सांद्रता भी भिन्न है, भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न है। और अगर किसी पदार्थ को जल में या किसी विलायक में मिला दिया जाए और वो पेंदे में जमा हो जाता हो तो उस विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। आप लोगों ने कप सिरप यूज किया होगा। कप सिरप में बहुत सारा लिक्विड और उसके अंदर दवाई ऐड है और वो दवाई नीचे सेटल डाउन हो गई है। इसलिए जब आप दवाई खरीदते हो तो बोला जाता है इसको शेक करके यूज करना, क्योंकि सारे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, पेंदे में जमा हो गए हैं और वो आपका निलंबन बन गया है, मतलब इंग्लिश में सस्पेंशन बना है। तो आप उस कप सिरप के ऊपर देखेंगे तो जरूर आपको सस्पेंशन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये निलंबन है, वो समांगी नहीं विषमांगी मिश्रण है। अब यही लिया जो निलंबन था, जहां रेत के कण नीचे जमा हुए थे। आपने कांच की छड़ ली, ग्लास रॉड, और इससे स्थिर किया तो ये रेत के कण है वो पूरे में विसरित हो जाएंगे, घुलेंगे नहीं। यहां नमक घुला है, यहां पर रेत के कण पूरे में फैले हैं, मतलब विसरित हुए हैं पर घुले नहीं है, आंखों से अब भी दिख रहे हैं। तो अब आपने निलंबन को बदल दिया है कॉलाइड में। चलते हैं, अभी आपने कहा कि विलयन में दो घटक हैं, एक घटक जो कम है, दूसरा घटक जो 1 लीटर ज्यादा है। और जो घटक कम होता है उसको अपन कम वाले घटक को विलयन में विलय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में जैसे जल ही है उसको अपन विलायक कहते हैं। और ये आपको केमिस्ट्री लैब में अगर आप लैब असिस्टेंट बन जाते हैं तो विलयन बनाने जरूर पड़ेंगे, इसलिए इससे क्वेश्चन 2 या 3 आते ही आते हैं। लेकिन बात करें कॉलाइड की तो इसमें भी ये आपको ब्लू ब्लू देख रहे हैं, वो रेत के कण हैं पर घुले नहीं हैं, और ये जो आपको दिख रहा वो आपका जल है। और यहां इनको विलय और विलायक नहीं कहकर जो विसरित हुआ है और कम है जैसे रेत, उसको परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज, और जो जल है जिसमें ये विसरित हुई है रेत जो ज्यादा है उसको परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। मतलब कॉलाइड में आपका रेत है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जल ज्यादा जो यहां लिख रहा हूं ये परिक्षेपण माध्यम है। थोड़ा सा फास्ट मोड में चलकर इस पहली स्लाइड का प्राप्ति एक्सप्रेस करते हुए आपको कितना प्राप्त हुआ रिवीजन कर लेते हैं। विलयन समांगी मिश्रण है, जबकि कॉलाइड और निलंबन विषमांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब सभी जगह पर विलयन में या मिश्रण में संगठन, सांद्रता, भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, जबकि इनमें सब जगह पर समान नहीं होंगे। कहूं कि ये विलयन जिसमें घुल चुका है नमक, शक्कर मिलाकर भी चेक कर सकते हैं।
आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका विलयन, जिसमें कम है वो विलय और ज़्यादा वो विलायक, मतलब कम वाला सॉल्यूट और ज़्यादा वाला सॉल्वेंट। लेकिन कोलाइड में जो कम है उसको परीक्षित प्रावस्था और ज़्यादा है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अगली स्लाइड में चलें तो यहां पर मैंने लिखे हैं विलयन के प्रकार, और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। और 2025 के नीट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, क्योंकि जनरली अपन जो छोड़कर जाते हैं, जिसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, वहां से क्वेश्चन बना दिया जाता है। आप लोगों ने पदार्थ, जिसको केमिस्ट्री में द्रव्य, फिजिक्स में पदार्थ, केमिस्ट्री में द्रव्य पढ़ा है, और दुनिया में हर चीज, आप, मैं, सब कुछ, आसपास हवा, ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ वो द्रव्य है। मतलब द्रव्य सब जगह पर है, और ये द्रव्य ही आपका केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पदार्थ है, जिसकी आपने छोटी क्लास में 3 भौतिक अवस्थाएं पढ़ी है। बिल्कुल पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हिंदी में ठोस, द्रव और गैस। आप कहोगे मेरे पास विलयन है, और अपने कोर्स में कौन सा विलयन है? द्विअंगी। मतलब ये निकलता है कि जिसमें 2 अवयव, 2 घटक अर्थात 2 कंपोनेंट हो, वो आपका द्विअंगी विलयन है। और अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि वो दोनों घटक हैं, वो इसमें एक तो आपका विलय है और एक आपका विलायक है। इसके बाद भी आपने कहा कि विलय होता है वो कम और विलायक ज्यादा। और यहां एक बात स्पेसिफाई मीन्स मेंशन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने विलयन के 2 नाम सुने हैं, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। फर्क है जी। तनु विलयन है, इसका मतलब विलय बहुत कम है, विलायक ज्यादा ही है। और सांद्र विलयन है, उसमें विलायक तो ज्यादा ही है, पर विलय की मात्रा तनु विलयन से थोड़ी ज्यादा है। इसका मतलब तनु हो या सांद्र हो, दोनों स्थिति में विलायक तो आपका ज्यादा ही रहेगा। जैसे कहूं 1 लीटर जल लिया, उसमें 1 ग्राम नमक घोल दिया, तो ये आपका तनु विलयन है। और 20 ग्राम या 50 ग्राम घोल दिया तो पहले वाले की तुलना में विलय ज्यादा घोला है, मतलब ये सांद्र विलयन है, जबकि दोनों में जल विलायक ज्यादा ही है 1 लीटर। यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो कहानी को थोड़ा सा फिर आगे ले चलते हैं। आपने कहा कि पदार्थ जो आपका हो सकता है विलय, हो सकता है विलायक, और दोनों की 3 भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ऐसा हो सकता है ठोस ठोस में, ठोस द्रव में, ठोस गैस में 3 विलयन। हो सकता है द्रव ठोस में, द्रव द्रव में, द्रव गैस में 6 विलयन। हो सकता है गैस ठोस में, गैस द्रव में, गैस गैस में। टोटल 9 प्रकार के विलयन हो सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी भौतिक अवस्था? विलय और विलायक। रब कर लेते हैं।
भौतिक अवस्था के आधार पर तो विलयन 9 प्रकार के हैं। बोलो किसकी भौतिक अवस्था? आपने कहा विलय और विलायक। लेकिन मोटे तौर पर विलयन 3 प्रकार के हैं और उनका नाम लिखा जाता है विलायक की प्रकृति के आधार पर। अगर विलायक गैस है तो वो आपका गैसीय विलयन है, अगर द्रव है तो वो आपका द्रव्य विलयन या द्रव विलयन है, और अगर आपका विलायक जो ज़्यादा होता है वो ठोस है तो आपका वो ठोस विलयन है। यूं कहूं कि विलय और विलायक की प्रकृति मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर तो ये 9 प्रकार के हैं, और विलायक की प्रकृति के आधार पर गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन 3 प्रकार के। क्वेश्चन आगे बढ़ने वाले हैं, पर अब जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठता है तो ये तो पूछा जाएगा और वो दिया होगा। तो यहां बात कर रहे हैं विलयन के उदाहरण या एग्जाम्पल की। चलो चेक कर लेते हैं इस बात को भी। अपने आसपास हवा है, मुझे लगता है अपने आसपास है तो आप तक भी पहुंच तो रही है, पढ़ा रहा हूं वो लग तो रही होगी। हवा में सबने पढ़ा बहुत सारी गैसों का मिश्रण है और सारी गैस अलग अलग नहीं, सब मिक्स हो गई हैं। इसका मतलब ये समांगी मिश्रण है, और आपने कहा था कि समांगी मिश्रण वो विलयन है। लेकिन ये पढ़ते हैं हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्यादा होता है, और कई लोगों को याद भी है कि 21% और ये 78% और 79%। आप कहेंगे सर 2 क्यों लिख दिए? ये बाय मास और ये बाय वॉल्यूम, मतलब इतना द्रव्यमान होता है और इतना आयतन होता है हवा में नाइट्रोजन का। आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मतलब ये गैस गैस विलयन का उदाहरण हवा है जिसमें ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ ऑक्सीजन वो आपका विलय है और नाइट्रोजन वो आपका विलायक है। यहां तक अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक पढ़ने की इच्छा रखते हैं और कहां कहां दिक्कत आ रही है। अगले एग्जाम्पल पे चलें। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा CHCl3 12th में, सेकेंड बुक में हेलो एल्केन हेलो एरिन में क्लोरोफॉर्म, और यहाँ तक भी याद किया कि इसको अगर खुला छोड़ दें और सनलाइट में आ जाए तो ये ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। जब बीच में लाइन आ गई है तो बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब ये सनलाइट मीन्स फोटोन, अरे फोटोन मीन्स सूर्य का प्रकाश, अरे सूर्य का प्रकाश नहीं तो आप यूवी लाइट या पराबैंगनी प्रकाश कह सकते हैं। और अगर ये उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए तो विषैली गैस COCl2 बनाता है, और इसका नाम आपको याद है जी, इसका नाम है फॉस्जीन। यूं कहूं कि इसको ओपन करें तो C डबल बॉन्ड O और Cl और Cl। आप कहेंगे ये हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है, कार्बोनिल है और 2 Cl लगाए, इसका मतलब फॉस्जीन है वो कार्बोनिल क्लोराइड है। कंफ्यूज मत होना, ये COCl2 फॉस्जीन है, और अगर मैं यहां पर PS3 लिख दूं तो ये PS3 आपका फॉस्फीन है। दोनों में फर्क है। अपन तो विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं। जिसमें हवा है वो कौन सा विलयन है? गैस गैस विलयन वो हवा है।
अगर मैं कहूं नाइट्रोजन, अभी आपने कहा कि क्लोरोफॉर्म है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि विषैली गैस क्या बना देगा जी? फॉस्फेट। तो फिर क्लोरोफॉर्म की बोतल में कोई ना कोई दूसरी गैस भरी जाती होगी, और ये लिखा क्लोरोफॉर्म और उसमें दूसरी गैस नाइट्रोजन भरते हैं। आप कहोगे सर नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? बढ़िया बात, सबने पढ़ा है नाइट्रोजन अक्रिय है, इसलिए तो वायुमंडल में 79% है। मतलब ये आपने ज्यादा लिया और क्लोरोफॉर्म कम लिया। और क्लोरोफॉर्म सीआईडी में नाम तो सुना होगा, बेहोश करने में काम आता है। प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है दया, वहां पर सुना होगा। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म कम है तो ये विलय है, और नाइट्रोजन ज्यादा तो ये विलायक है, और नाइट्रोजन तो गैस है, और ये क्लोरोफॉर्म वो आपका लिक्विड है। इसका मतलब यहां लिखा गया द्रव गैस, जिसमें यहां क्लोरोफॉर्म और यहां नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब आप कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस वो कौन सा विलयन है? समझ में आ गया होगा। द्रव मिलाई गई है किसके अंदर? गैस में। आगे चलते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में भी नाम सुना होगा, हिंदी में भी, बिल्कुल ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में सुना होगा सब्लिमेशन, मतलब जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाता हो। ऐसे कुछ केमिकल हैं, अगर कभी सुना हो तो, और घर पे हवन में यूज भी किया होगा, कपूर। आप गलत जगह जा रहे हैं। मैंने कपूर जो हवन में यूज किया जाता है वहां कहीं करीना कपूर की तरफ न चले जाए। कपूर की जगह पर आयोडीन भी, और कहूं अमोनियम क्लोराइड। और छोटी क्लास में किसी ने ये पढ़ाया हो कि सर ये नौसादर है। ये कपूर ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, और इन तीनों में से कोई भी एक मिला दिया नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है और कपूर वो कम है, आयोडीन कम है, ये कम है, इन तीनों में से कोई एक मिलाया है। रब करके बताऊं कि ये निकल के क्या आया है जी? थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। मतलब बहुत सारी नाइट्रोजन गैस ली है और उसके अंदर आपने घोल रखा है या तो आयोडीन या फिर अमोनियम क्लोराइड नौसादर, या फिर आप कहेंगे सर कपूर। ये कम है, ये ज़्यादा है। मतलब ये कहना चाहूँगा कि ये आपका विलय और ये विलायक, ये ठोस है और ये आपका गैस है। इसका मतलब यहाँ आप ले सकते हैं आपका कपूर, या फिर आयोडीन ले सकते हैं, या फिर अमोनियम क्लोराइड नौसादर जो नाइट्रोजन गैस में मिला, ये इसके उदाहरण हो। पता तो चल ही रहा होगा कि हम लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, पर पढ़ तो कुछ नहीं रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब मैं द्रव ले रहा हूं, और सबसे कॉमन द्रव सब लोगों ने विलायक के रूप में ज्यादातर यूनिवर्सल सॉल्वेंट जल पढ़ा होगा। जल आप कहेंगे जी द्रव है, और इसमें आप घोल सकते हैं विलय, और विलय जो कम होगा जल तो ज्यादा होगा, और ये विलय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और गैस हो सकता है। बात करेंगे। आप कहेंगे सर घर पे मैंने नमक मिलाया, नमक सॉलिड है, जो लिक्विड में मिलाया, मतलब नमक का जलीय विलयन है। वो किसका एग्जाम्पल हो गया?
नमक घोला है किसमें, जल में। ये यहाँ पर उदाहरण हो गया नमक का कौन सा विलयन, जलीय विलयन। और भी जरूरी थोड़ी है नमक मिलाया जाए, नमक की जगह पर कहूं कि कई लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गैस वगैरह होता है तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक कहूं कि एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक, या सपोज आप उसको बोल दें सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक, और उसके अंदर सबने पढ़ रखा है कि उसको अपन कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं वो अपना सोडा वाटर। सोडा वाटर की जगह आप लोग कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं। और सबने पढ़ा है इसमें कौन सी गैस CO2 किसमें डिजोल्व है, किसमें घुली है, वाटर में। इसका मतलब गैस है आपकी CO2, गैस है आपकी CO2, गैस आपकी CO2 है जो जल में घुली है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका उदाहरण है मेरा सोडा वाटर है, या फिर कह सकता हूं कोल्ड ड्रिंक है, या फिर कह सकता हूं सॉफ्ट ड्रिंक है। आगे बढ़ाते हैं। ये तो उनके जो थोड़ी बहुत एसिडिटी की दिक्कत लेके घूमते हैं, पर जो जीवन में बहुत सारी दिक्कत लेके घूमते हैं वो शाम को पैग बनाते हैं, और पैग में कहूँ बहुत सारा जल डालते हैं और थोड़ा सा मार्केट से लाकर एल्कोहल एथेनॉल मिलाते हैं। जी हाँ, सिलेबस के बाहर की बात है, इस पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा मत कर लेना। अरे ये आपने कहा कि हम एथेनॉल मिलाते हैं, और सबने अपने आसपास कहीं पर ठेका देखा होगा और वहां पर एथेनॉल की बोतल लिक्विड और जल भी कौन सा, लिक्विड। इसका मतलब एथेनॉल है वो आपका द्रव है, और जिसमें घोला वो भी जल द्रव है। तो कह सकते हैं एथेनॉल का कौन सा विलयन, एथेनॉल का जलीय विलयन। वो आपका द्रव विलयन का उदाहरण है। अभी साथ जुड़े रहना, आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर पे एथेनॉल ले ले, और कोविड में बहुत सारे लोगों ने एज अ सैनिटाइजर यूज किया होगा। जिन्होंने सैनिटाइजर के रूप में यूज किया उन्होंने हाथ के वायरस और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय किए, और जिन्होंने डायरेक्ट यूज कर लिया उन्होंने अंदर के बैक्टीरिया और वायरस डिस्ट्रॉय किए, और कुछ लोग तो उसमें प्यारे भी हो गए। वैसे भी इंसान तो भगवान को प्यारा ही होता है। आगे मैं यहां पर एक शब्द बोल रहा हूं, सल्फर। सल्फर बहुत फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहना ये चाह रहा हूं कि सल्फर के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, और ये अपर रूप शब्द आप लोगों ने 10th में कार्बन के अपर रूप के रूप में ग्रेफाइट, हीरा मींस डायमंड और फुलरिन पढ़ा है। सल्फर S2 भी पाया जाता है, सल्फर है वो S8 भी पाया जाता है, और S6 भी पाया जाता है, और ये अपन P ब्लॉक में पढ़ेंगे कोर्स में। लेकिन ये सल्फर S8 ठोस रूप में है, जिसको एथेनॉल में घोलकर विलयन बनाए, और एथेनॉल द्रव है। मतलब यहां जो लिखा है, अभी कहा था नमक जल में, ठोस द्रव में, इसकी जगह मैं कह सकता हूं कि S8 को आप एथेनॉल में मिला दें तो वो भी ठोस द्रव विलयन का उदाहरण है, जिसमें S8 तो ठोस है और एथेनॉल वो आपका द्रव है। आगे बढ़ते हैं।
बहुत बढ़िया सी बात है और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगली स्लाइड रखी वो खाली है और इस खाली स्लाइड पे ही खेल बनेगा जो एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा मिस्र धातु। अरे भैया, ये मिस्र धातु कोई मिस्र कंट्री की बात नहीं हो रही। अरे मिस्र धातु को इंग्लिश वाले, जिनका मीडियम इंग्लिश, वो इसको अलॉय कहते हैं। इसका मतलब जिसमें एक से ज्यादा मेटल हो। अरे एक से ज्यादा क्या हो? धातु हो। धातु धातु में मिला दें तो वो आपका मिस्र धातु है। और कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर एक ही धातु है। कौन सी? मरकरी। बोले तो कौन सा? पारा। ये है वो द्रव है और बाकी सारी धातुएं तो भैया ठोस हैं। मतलब सारी मिश्र धातुएं हैं या सारे एलॉय हैं, वो कौन से विलियन है? ठोस ठोस विलियन है। अरे कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में कहूं, आप लोगों ने सुना पीतल, अरे इंग्लिश में बोलूं तो ब्रास। अरे दूसरा सुना कांसा, और कहते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल के बाद तीसरा मेडल कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। और कहूं कभी सुना हो जर्मन सिल्वर। देखो कितनी बढ़िया बात है। कॉपर पीतल में होता है। अरे जी, पीतल में होता कॉपर और जिंक, इसमें होता कॉपर और टिन, और नीचे वाले में होता कॉपर जिंक। पीतल तो है ही, पर उसमें निकल मिलाते हैं। और आप कहेंगे सर इसमें सिल्वर शब्द तो है, पर इसमें सिल्वर ही नहीं। और ये जो ली है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड। इसका मतलब ये जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सारे ठोस ठोस विलयन के उदाहरण हैं। पर ये तीन ही नहीं हुए, दो और जोड़ रहे हैं। और उसमें अगला चलते हैं। और लेंथेनाइड में 12th में आपने पढ़ा है मिश्र धातु। अरे ये मिश्र धातु नहीं, मिश्र धातु है। मीन्स इंग्लिश में बोलूं मिस मेटल है। और ये मिस मेटल खुद ही एक एलॉय मीन्स अयस्क है। और याद करो इसके अंदर मेनली लेंथेनाइड सीरियम और दूसरा आयरन होता है। ये भी 95% और 5%। और सीरियम भी सॉलिड, आयरन भी सॉलिड, दोनों सॉलिड। इसका मतलब मिस धातु भी एक ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल आप कोरिलेट करेंगे। अगला एग्जाम्पल, अरे आप लोगों ने जरूर सुना होगा गोल्ड। गोल्ड की बात करें, आप कहेंगे गोल्ड को हम तो केमिस्ट्री में औरम कहते हैं और हिंदी में सोना। सो मत जाना, अगर आप जगे तो आपका भविष्य भी जगेगा। लेकिन कहा होगा कि 24 कैरेट गोल्ड मार्केट में आता है, जो 999 से जो प्योर होता है। इसका मतलब ये एक ही मेटल है। लेकिन जिन्होंने आभूषण मतलब ऑर्नामेंट बनाए हो, वो देखा जरूर होगा कि वो 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट के हैं। इसका मतलब उसमें 2 कैरेट कॉपर मिलाया है। और समझ में तो आ ही गया होगा कि कॉपर क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि औरम का कलर और कॉपर का कलर थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है। और औरम और कॉपर दोनों ही क्या हैं? सॉलिड। इसका मतलब 22 कैरेट गोल्ड है। अरे बढ़िया क्वेश्चन बना। आपको 4 ऑप्शन दे दे, ए, बी, सी और डी।
और यहां पर लिख दे विच इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो मैंने कहा सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो सकता है या 22 कैरेट गोल्ड हो तो सही है, पर ऐसा नहीं 22 कैरेट गोल्ड दिखे तो आगे नहीं जाओगे। अरे हो सकता है यहां पर लिखा हो ब्रास, यहां पर लिखा हो ब्रॉन्ज और फिर लिखा हो ऑल ऑफ अबव। मेरा कहना यह है कि कहीं पर ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव लिखा है तो लास्ट तक सारे ऑप्शन देखने, कहीं ऐसा नहीं कि पहला ही सही मिला तो उस पर टिक कर दिया। जैसे देखो आपको कहा इनमें से कौन सा सॉलिड मतलब ठोस विलयन है, और आप कहेंगे 22 कैरेट सोना, पीतल, कांसा, ये सब पीतल, कांसा और 22 कैरेट सोना सभी तो किसके उदाहरण हैं? ठोस ठोस विलयन के। चलते हैं बैक, वहां एग्जाम्पल लिख देते हैं। आप कहेंगे ठोस ठोस विलयन के उदाहरण कौन कौन से हो गए? यहां पर पीतल, पीतल नहीं तो कांसा, कांसा और कहूं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के बाद कहूं मिस धातु, और मिस धातु के बाद बोला 22 कैरेट क्या गोल्ड। इसका मतलब सारी मिश्र धातुएं हैं, वो ठोस विलयन के उदाहरण हैं। अब एक बढ़िया बात नोट करेंगे, अगर मैं कहूं ये मैंने दो ठोस लिए हैं और इनको मिलाऊं तो ये कभी समांगी नहीं बनेंगे, मतलब विलयन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये नीचे वाले विलयन अपने आप नहीं बने हैं, ये कोई टेक्निक से बनाए गए हैं, कोई मेथड लगाया गया है, कोई विधि लगाई गई है। ये यहाँ बाहर नहीं बना सकते, इसके लिए कुछ न कुछ मेथड लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब रब करते हैं और ये रब करते करते चलते हैं 12th के एक चैप्टर में, सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3rd चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके अंदर एक नाम सुनने में आया, बड़ा अच्छा सा नाम था, याद आ रहा होगा, क्लीमेंशन अपचेन। और क्लीमेंशन अपचेन में यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप होता था वो कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन रिमूव करके CS2 मैथिलीन, इंग्लिश मीडियम वाले मिथाइलिन बोलते हैं, में अपचयित होता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का, कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हटकर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है और इसमें बदलता है। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे जब आनंद लेंगे चीजों का, लेकिन इसको अपचयन करने के लिए यहां कुछ लिखते हैं, और मैं कहूं किसी को याद हो तो जिंक अमलगम और साथ में लिखते हैं सांद्र HCl। कहेंगे बात तो ठीक है सर, लेकिन उस शब्द पे आना बनता है, और आपने जरूर ये पढ़ा है 12th में विलयन वाले चैप्टर में, समान समान को घोलता है, मतलब जिनका नेचर मिलता है वही दोस्त बनते हैं। कहना ये चाहूंगा कि सपोज कोई गलत संगत में पड़ा है तो 100% उसके गुण उससे थोड़े बहुत तो मिल ही रहे। समान समान को घोलता है का मतलब क्या है? अरे जी आपने अभी बोला विलयन, आपने बोला विलयन दो घटकों से बना है जी, एक विलय और एक विलायक, और ये विलय विलायक में तभी घुलेगा जब इन दोनों की प्रकृति मीन्स नेचर सेम होगा। कैसे जी कैसे? अगर कहूं ये ध्रुवीय है तो ये ध्रुवीय में ही घुलेगा, अगर ये अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में घुलेगा, मतलब समान समान में घुल जाता है। अगर दोनों अलग है तो नहीं घुलेगा। एक एग्जाम्पल लेकर बात कर लेते हैं ऊपर कि हवा लग रही के नहीं लग रही। एक बीकर लिया,
बीकर में कहा NaCl डाला और यहाँ नीचे जल लिया, और आप कहेंगे Na पे प्लस और इस पे माइनस और इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, ये भी ध्रुवीय ये भी ध्रुवीय, इसलिए नमक इसमें घुलेगा। तो नमक जल में इसलिए घुल रहा है क्योंकि ये ध्रुवीय विलय है और ये आपका ध्रुवीय विलायक है। लेकिन अगर मैं इसी जल के अंदर मिलाऊं आयोडीन, आयोडीन की जगह मिला दूं एसिड, भैया नहीं घुलेगा, वो पेंदे में जमा होगा और शुरू में बात करी है वो निलंबन बन जाएगा। कैसे जी कैसे? आयोडीन की दोनों की विद्युत ऋणता मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन ना इधर शिफ्ट होंगे ना इधर। तो समझ में आ गया होगा कि दोनों पे जब कोई आवेश है ही नहीं तो ये अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, तो पोलर में मीन्स ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने नीचे यहां पर बेंजीन ले लिया और बेंजीन को आपने एज्यूम कर लिया क्या है, ये विलायक है क्योंकि आपने ये ज्यादा लिया है, और इसके अंदर घोलने जा रहे हो NaCl, और कोई कहे मैं तो आयोडीन घोलूंगा। देखो बेंजीन में सारे कार्बन जिनकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो ये आपका अध्रुवीय है और नमक ध्रुवीय है, आयोडीन वो अध्रुवीय है। मतलब आयोडीन बेंजीन में घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा, नमक जल में घुलेगा पर नमक बेंजीन में नहीं घुलेगा। अपन थे तो कहीं और। समान समान को घोलता है, इसका मतलब धातु धातु में ही घुलेगी, और सभी धातुएं ठोस हैं। पर दूसरी एक धातु मरकरी जो आपकी द्रव है, और जब किसी धातु को मरकरी में मतलब पारे में घोला जाता है तो फिर पारा शब्द नहीं लिखकर अमलगम लिखा जाता है। इसका मतलब ये जिंक अमलगम है। ज्यादा तो जिंक है, ध्यान रखना, जिंक ठोस है, और ये अमलगम इसकी एक बूंद ऊपर डाली है। अमलगम मतलब मरकरी वो द्रव है और ये आपका कम है और ये ज्यादा है। इसका मतलब जिंक अमलगम या सोडियम अमलगम की बात करें तो वो ठोस द्रव नहीं, पीछे अमलगम लिखा है पर उल्टा है, द्रव ठोस विलयन है। तो यहां वापस बैक जाकर एग्जाम्पल लिखते हैं द्रव ठोस का। अरे द्रव क्या है? मरकरी। ठोस क्या है? या तो जिंक या फिर सोडियम। मतलब द्रव ठोस का उदाहरण है कोई सा भी क्या? अमलगम। एक एग्जाम्पल अभी बच गया है अगली स्लाइड पे। टेक्नोलॉजी भी क्या क्या नहीं करवाती यार। जब शुरुआत करी थी तो चौक से लड़ रहे थे, थोड़ा बहुत कैल्शियम कार्बोनेट निगल रहे थे, फेफड़ों में भी जा रहा था। उसके बाद मार्कर आने लगे, उसके बाद पॉल्यूशन फ्री मार्कर आने लगे, और अब तो देखो पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। आगे देखते हैं। दो शब्द बता रहा हूं, एक तो अधिशोषण, और अधिशोषण के बाद दूसरा शब्द कौन सा है? अवशोषण। पहले इन दोनों शब्दों को जांच लें, उसके बाद उदाहरण पे चलेंगे। 10 मिनट की क्लास और है, उसके बाद रोज क्लास आएगी, ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन करेंगे बढ़िया लेवल के। बस आप अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें और पढ़ते रहें। रातों में आंखें लाल होनी चाहिए। अगर मैं कहूं आपने स्पंज देखा है, आप कहेंगे सर कहां देखा हमने स्पंज? अरे आपकी बाइक की सीट में है। अगर कहूं बाइक की सीट में है, या फिर अगर बैंक गए हो तो कैशियर जब पैसे गिनता है, कैशियर जब पैसे गिनता है तो किसी के ऊपर यहां फिंगर रखता है, वो स्पंज। टेक्नोलॉजी फिर चेंज, तब तो पैसे गिनने की मशीन आ गई है।
अगर मैं कहूं कि आपका स्पंज है और समझ में ना आए तो एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपने यहां पर इंक ले ली। बिल्कुल भाई साहब, इंक आपने देखी है, कैमल कंपनी का, कैमल ब्रांड का इंक आता है ब्लू कलर का, और उस इंक में आपने अंदर डिप कर दी एक चौक स्टिक, मतलब चौक खड़ी है ये, अगर इस चौक को लेटा देंगे तो ये आपके लिए चॉकलेट हो जाएगी। अगर आप इसको डिप करके बाहर निकालेंगे तो देखेंगे चौक बाहर से ब्लू हुई है पर अंदर नहीं। इसका मतलब इंक के पार्टिकल सिर्फ कहां पर डिपॉजिट हुए हैं, इंक के पार्टिकल चौक के कहां, सिर्फ पृष्ठ पर, मतलब सरफेस पर डिपॉजिट हुए हैं। वो क्या है? अधिशोषण, इंग्लिश में एडजॉर्प्शन। लेकिन चौक देखेंगे तो पूरी भीग गई है, मतलब वाटर अंदर तक चला गया है। तो वाटर सब जगह यूनिफॉर्म हुआ है। अगर कोई सरफेस पे डिपॉजिट हुआ है, सांद्रित हुआ है, जमा हुआ है पृष्ठ पर, तो अधिशोषण है, और अंदर तक गया तो कौन सा? अवशोषण है। मतलब यहां पृष्ठ पर सांद्रता ज्यादा है, अंदर है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं इंक की, लेकिन बात करी जाए किसकी? जल की, तो आप कहेंगे सर जल तो सब जगह पर समान है। इसका मतलब अवशोषण होता है वो समांगी प्रक्रम है, और अधिशोषण वो सिर्फ पृष्ठ पर हुआ है, अंदर नहीं हुआ, तो विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस प्रोसेस है। अरे फिर चलते हैं, 11th का एक चैप्टर हुआ करता था हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन या CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन। हिंदी में एल्कीन और एल्काइन, इंग्लिश में भी एल्कीन और एल्काइन। कहूं इसमें दोनों में पाई बंद है, और जिसमें पाई बंद होते हैं उनको अपन कहते हैं कौन से? हाइड्रोकार्बन हैं असंतृप्त। और ये तो बहुत बढ़िया यूनिट है जो मेरे हिसाब से 12 से 15 लेक्चर में हो पाएगी। पर याद करते हैं, यहां लेते थे निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते थे, तो इसका अपचयन होकर एल्केन बनता था। मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो कनेक्शन बना रहा हूं, और अगर आपके और मेरे बीच में बन गया तो आनंद आएगा। अरे ये निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम ये डी ब्लॉक की धातुएं, मेटल हैं, और मेटल तो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में। और इसके ऊपर क्या पास करी है? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन अगर कहूं कि ब्रेक कर दो तो 2 H एटम बनेंगे, और हाइड्रोजन नंबर कितने पर है? आप कहेंगे हाइड्रोजन नंबर 1 पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी 1s1। इसका मतलब ये निकल के सरफेस पे निकल या पैलेडियम, या ये लिखा निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम के ऊपर पृष्ठ पर निकल पैलेडियम प्लेटिनम जो ठोस हैं, ये ठोस हैं, इनके पृष्ठ पर हाइड्रोजन कहाँ अंदर नहीं जा रही है, ऊपर पृष्ठ पर संचित हो रही है। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है? अधिशोषण हुआ है। हाइड्रोजन आपकी गैस है जो कम है, और निकल पैलेडियम प्लेटिनम जो ठोस है ज्यादा है। मतलब गैस ठोस में घुली है, और यहां चले तो ये लिखा गैस ठोस। इसका मतलब ये किसका विलयन हो गया? या तो निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम के ऊपर क्या अवशोषित हुई, सॉरी अधिशोषित हुई है हाइड्रोजन। जरा पढ़ तो लिया, पर ये नीट 2025 में क्वेश्चन आया, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। यहां पर कहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान कीजिए। ये लिस्ट पहली, ये लिस्ट दूसरी, और पहली लिस्ट में या कुछ उदाहरण लिखे हैं,
और यहां पर विलयन का प्रकार लिखा, मतलब ये विलयन के उदाहरण है और ये विलयन का प्रकार है। एक बार फिर बैक चलेंगे, कुछ और जोड़ देते हैं। अगर माउंट आबू की पहाड़ियों में, वादियों में घूमे हो तो कोहरा, कोहरा नहीं तो आर्द्रता, आर्द्रता नहीं तो नमी, नमी नहीं तो धुआं, और ये शब्द सब सुने आपने। धुआं अलग है और बाकी ये तीनों एक ही है। वायुमंडल में बहुत सारी गैस है, जी हाँ बहुत सारी गैस है, और उसके अंदर नमी का मतलब जल की कुछ बूंदें हैं। आप कह सकते हैं द्रव है वो गैस में घुला है, तो कोहरा, आर्द्रता, नमी ये सब है लिक्विड किसमें, गैस में, और वहीं चलते हैं और लिख देते हैं। तो कहूँ कि द्रव है वो गैस में है, और इसका उदाहरण हो गया आपका और कौन सा, कोहरा। कोहरा नहीं तो कह सकते हैं नमी, और नमी नहीं तो क्या, आर्द्रता, मतलब जल की कुछ बूंदें द्रव की इस वायुमंडल गैस में पूरे में समांगी रूप से घुली हुई है। जबकि कहूँ धुआं, और धुआं भी गया तो कहाँ है, गैस में, वायुमंडल में, और गैस आपकी ज़्यादा जो आपका विलायक है। पर धुआं क्या है, कुछ जलाते हैं तो ठोस के कण, कार्बन के कण निकलते हैं, तो ये आपका धुआं है वो ठोस गैस विलयन का उदाहरण है। तो यहां कहीं लिखा ठोस गैस, और ठोस गैस में आपने कहा था कपूर, आयोडीन, नौसाधर, लेकिन कहूं कॉमन लैंग्वेज में आप ध्यान रखेंगे धुआं। और अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ बनता कि नहीं बनता। पहला है मिश्र धातु। ये यहां पर कुछ बात करना बनता है, क्योंकि कई लोगों का एग्जाम में पेपर छूट जाता है, और ये तो एक अजीब ही टैलेंट है। इधर आप कहेंगे सर मिश्र धातु है, और अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ठोस ठोस है, और वो ठोस ठोस आपको कहाँ मिल गया, पहला, मतलब बी का पहला। अब देखेंगे बाकी ना मिलाएं, पहले देखेंगे बी का पहला यहां नहीं है, बी का पहला यहां है, बी का पहला यहां है या नहीं है, तो दो ऑप्शन तो मेरे उड़ गए। अब चलूंगा आगे, आपको समझ में आ गया होगा। फिर का आर्द्रता, आर्द्रता मतलब कोहरा, नमी मतलब जल की बूंदें हैं, किसमें, गैस में। इसका मतलब गैस में द्रव है, द्रव मतलब जल की बूंदें हैं, किसके अंदर हैं, जल की बूंदें किसमें, गैस में। आप मिलान कर देंगे इसको किससे, ए को सेकंड से, और ए का सेकंड यहाँ नहीं है और यहाँ है, मैं आगे जाऊँ ही क्यों, मेरा आंसर आ गया है। अब आगे चल लेते हैं। अब कहेंगे सर अमलगम, और जहाँ अमलगम आया वो मरकरी है, और सबको कहूँ कि मरकरी होता है वो कम होता है, विलय है, मतलब द्रव घोला गया है किसमें, ठोस में। और चेक कर लो ठोस में द्रव, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा, चौथा है। लास्ट पे चलते हैं धुआं। पढ़ते रहना, नहीं तो एग्जाम में सब धुआं धुआं हो जाएगा। धुआं क्या है, अभी थोड़ी देर पहले का कि बहुत सारी वायुमंडल की गैस है, और उसके अंदर ठोस के कण, मतलब अपन लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो कार्बन के ठोस के कण बनते हैं, तो ठोस किसमें है, किसमें है, गैस में। और इसने उल्टा किया रखा है सब कुछ, देखना ऐसे ठोस में द्रव, ऐसा गैस में ठोस, या उल्टा अपन क्या कह रहे हैं, ठोस गैस में है, बिल्कुल ठोस। तो यहां चलते हैं धुआं, और धुएं में मैंने ऑप्शन डी के साथ रखा है थर्ड, इसका मतलब गैस में ठोस, बिल्कुल गैस में ठोस, और ये आंसर आपका सही हो गया। आपका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लिया है, पर उसका एक क्वेश्चन आ सकता है, एक तो कुछ हल्का फुल्का बोर्ड पे भी रखा गया है। आगे अपन कल मिलेंगे, लेकिन उस बात के साथ छोड़ जाते हैं। नुसरत साहब की दो लाइनें याद आ रही हैं, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते।
अगर आपने मेहनत नहीं करी तो प्राइवेट सेक्टर के धक्के खाने पड़ेंगे और ये सर जहां नहीं झुकना वहां भी झुक जाएगा। वापस बोल रहा हूं, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते और हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। माना ये जमाने वाले तुझे सितमगर नहीं कहते, पर कहते तो हैं पर तेरे मुंह पे नहीं कहते। कहना ये चाह रहा हूं कि 12th करने के बाद कई लोगों के 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, बैठे घर पे, आपके पड़ोसी आपको कुछ कहते तो नहीं है या आपके आसपास वाले आपको कुछ कहते तो नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कहते, वो कहते तो हैं पर आपके मुंह पे नहीं कहते। इसलिए कर्म करते रहें और बहुत अच्छा पढ़ें। आपको क्या पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में डालते रहें, मैं कोशिश करूंगा आप तक सब कुछ पहुंचाने की। अगली क्लास में कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।